नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ प्रजापति आपका अपने YouTube चैनल बीएससी कंपटीशन में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता हो कि हमने जनरल साइंस में सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो उसी सीरीज को जारी रखते हुए आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे समतल दर्पण या प्लेन मिरर। और देखा जाए दोस्तों, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। और दोस्तों, मैं आज समतल दर्पण जितने भी सारे क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए हैं और किस तरह बनते हैं और कुछ इसमें फैक्ट होते हैं कि हम लोग डायरेक्ट याद करते, लेकिन एग्जाम टाइम को क्या होता है कंफ्यूजन आता, तो मैं आपको सभी फैक्टों को प्रूव करके याद करवाऊंगा और सिखाऊंगा कि कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जो इस चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं समतल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेन मिरर। तो चलिए इसकी डिफिनेशन देखते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसमें परावर्तक तल सीधा व सपाट होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो दोस्तों, एक शब्द आता है इसमें परावर्तक तल। तो परावर्तक तल वह होता है जहां वह तल कि जहां पे प्रकाश पड़े और पड़ने के बाद क्या वापस लौट जाए, तो उस तल को क्या कहेंगे हम? परावर्तक तल। और परावर्तक तल को बनाने के लिए हमको क्या होता है? दर्पण में कलाई करना पड़ता है। कि दर्पण में यदि हम कलाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? वो दर्पण कहलाएगा। तो मान लेते हैं दर्पण में कलाई मैंने बताया था लाल ऑक्साइड या पारिक ऑक्साइड या सिल्वर नाइट्रेट की कलाई करके हम क्या दर्पण का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, ये जिधर कलाई करेंगे तो क्या होता है? कलाई की ओर भाग होता है, और जिधर कलाई नहीं होते वही हमारा क्या होता है? परावर्तक तल। तो समतल दर्पण क्या होता है? एक ऐसा दर्पण जिसमें जो परावर्तक तल होता है सपाट, तो ऐसे प्रकाश आएगा, टकराने के बाद वापस चला जाएगा, यही हमारा समतल दर्पण। चाहे हम इस साइड कर देंगे तब भी क्या होगा? वही क्रिया बनेगा। या जो हम घरों में शीशा यूज करते हैं वही हमारा क्या होता है? समतल दर्पण होता है दोस्तों। तो आइए इससे कुछ फैक्ट बनते हैं, इसको याद करते हैं कि समतल दर्पण, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है दोस्तों, आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। तो आप रट ले तो अनंत होती है, लेकिन दोस्तों अगर आप इसको रट कर जाओ तो कभी कभी क्या होता है? ऑप्शन में शून्य दिया रहेगा, इन्फिनाइट दिया रहेगा, तो इसी चीज में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शून्य वाला ऑप्शन टिक करें या इन्फिनाइट वाला क्वेश्चन ऑप्शन टिक करें। तो इसलिए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमको क्या करना है? इसको अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों, बस ये जो कह दिया जाए समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो क्यों होती है? तो इसका रीजन ये होता है दोस्तों, आइए देखते हैं कि समतल दर्पण यदि हम बना लिए तो इसमें जो समतल दर्पण है, अगर समतल दर्पण कोई किरणें निकल रही है तो इसका जो फोकस तल होगा वो क्या होगा? अनंत पर होता है। अगर कोई किरणें अगर अनंत तक जा रही है, फोकस तल अनंत, तो तल का मतलब होता है जहां पे सभी किरणें जाकर मिलती है या एकत्रित होती है, उस बिंदु को फोकस तल कहते हैं। तो दोस्तों, इसका फोकस तल जब अनंत पर होता है तो इसकी अगर इस दर्पण से और यहाँ तक की जो लेंथ मापेंगे वो क्या होगा? फोकस दूरी। जब फोकस तल यानी मुख्य फोकस जब अनंत पर है तो फोकस दूरी भी क्या होगी दोस्तों? अनंत होगी। तो इस बेस पर हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। अब इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट हमारा क्या बनता है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है दोस्तों? अनंत होती है। जिसको हम प्रूव कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमको एक संबंध पता होगा, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध। तो यह बराबर क्या होता है? r/2। तो दोस्तों क्या करें, हमको r की वैल्यू चाहिए, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। अब f की वैल्यू रखेंगे इन्फिनाइट, तो इन्फिनाइट में जब गुणा करें तो हमको क्या इन्फिनाइट ही मिलेगा। तो r की वैल्यू भी इसलिए क्या हो जाती है दोस्तों? इन्फिनाइट। इसलिए समतल दर्पण की फोकस दूरी कहेगा तब भी अनंत बताएंगे, और समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछेगा तब भी क्या? अनंत बताएंगे। अब अगला पॉइंट से बनता है समतल दर्पण की जो क्षमता होती है शून्य होती है, तो इसको भी हम क्या करते हैं दोस्तों? सिद्ध करके समझ सकते हैं कि शून्य क्यों होती है। तो एक लेंस के लिए सूत्र हमको पता होगा, लेंस की क्षमता, तो P बराबर 1/f होता है, और ये किसमें होता है? मीटर में दोस्तों। मैं लेंस पढ़ाऊंगा तो वहां पे पूरी चीज को डिटेल बताऊंगा, बाकी यहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं इसलिए क्या होगा, मैं केवल आपको क्वेश्चन ही समझाऊंगा। तो क्या होगा? समतल दर्पण की क्षमता क्या होती है? शून्य होती है। तो हमको क्या पता है दोस्तों? जो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है? इन्फिनाइट। जब एक में इन्फिनाइट से भाग किया जाएगा तो बराबर हमको क्या मिल जाएगा? 0। और क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। यानी कह सकते हैं जो धूप वाला चश्मा होता है उसकी जो क्षमता होगी उसी क्षमता के बराबर हमारी क्या होती है? समतल दर्पण की भी क्षमता होती है, यानी शून्य होगा। अब दोस्तों बात आती है इसमें प्रतिबिंब बनने के लिए कि समतल दर्पण में जब समतल दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आइए उसको समझते हैं। तो समतल दर्पण में तो देखिए जितने में पॉइंट लिखे सभी एग्जाम में पूछे, तो आप क्या करिए? स्क्रीनशॉट लेकर उसके बाद वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि जितने भी इसके डाउट होंगे आपको अच्छे से आने लगे। तो अगला पॉइंट में समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी व पार्श्व उल्टा होता है। तो दोस्तों सीधा कि हम जब दर्पण के सामने होते तो हमको क्या होता है? सीधा एक प्रतिबिंब दिखाई देता है।
उसके बाद आभासी, आभासी मतलब इस जो प्रतिबिंब बनता है आप इसको स्पर्श नहीं कर सकते, यानी कल्पना कर रहे हो कि हमारा प्रतिबिंब बन रहा है और दिखाई दे रहा है दोस्तों। उसके बाद पार्श्व उल्टा का मतलब क्या होता है, ये राइट का क्या होगा, लेफ्ट दिखेगा, और लेफ्ट का क्या होता है, राइट। तो यही हमारा क्या होता है दोस्तों, पार्श्व उल्टा। कि अगर प्रतिबिंब देख पूछेगा तो कैसे बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और पार्श्व उल्टा। अब उल्टा शब्द अगर ये हटा देते तो उल्टा का मतलब अगर उल्टा बन रहा हो तो वहां वास्तविक आते, लेकिन यहाँ पे वास्तविक नहीं बल्कि क्या आभासी बनता है। तो पार्श्व शब्द जोड़ना यहाँ पे ज्यादा जरूरी होगा समझने के लिए कि पार्श्व का मतलब होता है कि जो राइट होगा हमको लेफ्ट दिखता है और राइट जो होगा वो लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे हम दर्पण के सामने खड़े हो जाए तो हम राइट हैंड उठाएंगे तो उसमें ऐसा लगेगा क्या हम लेफ्ट वाला हैंड उठाए हुए हैं। तो दोस्तों यही होता है हमारा पार्श्व उल्टा। तो आइए दोस्तों इससे कुछ और भी पॉइंट बनते हैं कि यदि, तो आइए दोस्तों समतल दर्पण के गुण या इससे जो कुछ पॉइंट बनते हैं उसको देखते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें दिया कि पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। कहने का मतलब है यदि हम समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम दर्पण की लंबाई को कितना लेना होगा, हमको खुद की लंबाई या स्वयं की लंबाई का आधा। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति जिसकी लंबाई मान लेते हैं 5 फीट, तो दर्पण जो चाहिए हमको कितना 2.5 फीट का चाहिए। ये दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की हमेशा क्या होती है दोस्तों, आधी हो सकती है। इसको आप क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्री का रूल लगाकर आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो दोस्तों सिद्ध तो पूछेगा नहीं कंपटीशन लेवल पर, तो इसलिए मैं इसका प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, बस आपको फैक्ट केवल याद रखना है कि यदि आप समतल दर्पण में अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दर्पण की लंबाई कितनी लेनी चाहिए, आधी। यानी स्वयं की लंबाई आपकी जितनी लंबाई रहेगी तो उसके लिए आधी लंबाई का समतल दर्पण हमको प्रयोग करना होगा। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है, तो पूछ लेगा कि इसके लिए हमको कितने सेंटीमीटर ऊंचा या कितने सेंटीमीटर लंबा समतल दर्पण चाहिए। तो 170 का आधा दोस्तों कितना होगा, 2 8 16 और 2 5 10, यानी जो दर्पण होगा दर्पण की ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों, 85 सेंटीमीटर की है। या ऐसे कह सकते हैं एक समतल दर्पण की लंबाई मान लेते हैं, समतल दर्पण की लंबाई मान लेते हैं कितना 45 सेंटीमीटर है। तो इसमें कहा जाए कि इस जो समतल दर्पण जो इसकी जिसकी मतलब जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर है, इसमें अधिकतम लंबाई का जो वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब कितना होगा। तो मान लेते अगर 45 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई, तो इसका जो अधिकतम लंबाई वाला जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा या वस्तु का जो लंबाई होगा 45 गुना क्या होगा 90। यानी क्वेश्चन उल्टा करके पूछ लेगा कि जो 45 सेंटीमीटर जो प्रतिबिंब बन रहा है तो उस वस्तु की लंबाई कितनी रहेगी, तो क्या बता देंगे इसका 2 गुना कर देंगे। और दर्पण की जब बात करें तो वस्तु की लंबाई का आधा कर देंगे तो 45 सेंटीमीटर निकल जाए। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा तो आप क्या अच्छे से समझे रहेंगे तो कर ले जाएंगे। अब इसमें देखते हैं अगला पॉइंट दोस्तों, यदि समतल दर्पण से कोई वस्तु x मीटर की दूरी पर स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब x मीटर दूरी ही बनेगा। तो समझते हैं दोस्तों, मानते हैं समतल दर्पण है और समतल दर्पण में मानते हैं x मीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, वस्तु को यहाँ मानते हैं o डैश से लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट माने वस्तु होता है। तो इसका प्रतिबिंब जब देखा जाएगा दर्पण में तो भी क्या होगा, आई डैश जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी x मीटर के दूर पर ही बनेगा। तो दोस्तों एग्जाम में बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं। जैसे मान लेते मैं छोटा एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते समतल दर्पण है और समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। और तो दोस्तों जितनी दूरी पर रखी रहेगी तो उसका प्रतिबिंब भी कितना बनेगा, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। तो क्वेश्चन तो एक पूछ लेगा कि एक वस्तु है जो समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होगा कितनी दूर बनेगा, तो उसको क्या बताएंगे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा दोस्तों। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु की जो दूरी है दोनों को पूछ लेगा कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में आप लोग अगर नहीं ध्यान दिए तो उत्तर तो ऐसे लगेगा 20 ही होगा, लेकिन जब कहते हैं वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी तो दोनों लेंथ क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। तो क्या होगा 20 + 20 कितना हो जाएगा दोस्तों 40 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या होगा आंसर। तो इस तरह या इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे बनते हैं दोस्तों। ये तो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ, बाकी जब इसका एमसीक्यू कराऊंगा तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आइए इसमें कुछ और आगे पॉइंट समझते हैं। अब दोस्तों इसमें अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं कि वेग से संबंधित होगा। दे दिया जाए यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की तरफ v चाल से चलना शुरू कर दे तो, सॉरी दोस्तों यहाँ पे लिखा रहेगा चलना,
कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर v चाल से चलना शुरू कर दे तो प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष चाल 2v होगी। कहने का मतलब है यदि कोई वस्तु है, ये समतल दर्पण की ओर मान लेते हैं क्या है, v वेग, समतल दर्पण में v वेग से गतिमान है, तो समतल दर्पण में जो इसका चलता हुआ प्रतिबिंब बनेगा वो कितना दिखेगा, 2v दिखेगा। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति है समतल दर्पण की ओर मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, तो समतल दर्पण में जो उसका प्रतिबिंब चलता हुआ दिखेगा क्या होगा, 10 का 2 गुना कर दें कितना होगा 20, यानी उसकी वास्तविक चाल कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड, परंतु जब वो दर्पण में अपनी चाल को आभास करेगा तो उसकी चाल कैसे लगेगी 20 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आप समतल दर्पण की ओर जा रहे हैं, आपका वेग अगर 10 है तो समतल दर्पण में कैसा कितना प्रतीत होगा, इसका डबल, यानी 10 का डबल कितना 20 होगा। आप v वेग से गतिमान है समतल दर्पण की ओर, तो समतल दर्पण में आपका वेग कितना प्रतीत होगा, 2v प्रतीत होगा। तो दोस्तों ये था कॉन्सेप्ट। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया, यदि व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से गति कर रहा है तो समतल दर्पण में उसकी गति कितनी होगी। तो दोस्तों समतल दर्पण में गति, समतल दर्पण में गति, तो समतल दर्पण में जो गति होगा वास्तविक वेग या वास्तविक चाल का कितना होगा, 2 गुना होगा। तो वास्तविक चाल कितनी है, 20 है, अब ये 2 का कितना 2 गुना, तो 20 गुना कितना होगा 40 मीटर पर सेकेंड, यानी समतल दर्पण में उस व्यक्ति का वेग कितना हमको प्रतीत होगा 40 मीटर पर सेकेंड। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। दिया समतल दर्पण में एक व्यक्ति की चाल 180 मीटर पर सेकेंड है तो उसकी वास्तविक ज्ञात चाल ज्ञात कीजिए। अब किसी का अपोजिट पूछ लिया है, यानी समतल दर्पण में कोई व्यक्ति देख रहा है तो इसकी चाल कितना प्रतीत हो रही है 180 मीटर पर सेकेंड, और हमको देखना है क्या है कि इसकी वास्तविक चाल क्या है, कि वास्तव में कितनी स्पीड से चल रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, वास्तविक चाल को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आभासी चाल होगी यानी दर्पण वाली जो चाल होगी उसमें 2 से भाग करेंगे, क्योंकि वो 2 गुना हो रहा था ये, अब इसका आधा कर देंगे तो क्या होगा, हमारा वास्तविक चाल होगा। तो दोस्तों वास्तविक चाल बराबर यहां देखते हैं, वास्तविक चाल तो दर्पण में कितनी चाल उसकी दिख रही है, समतल दर्पण 180 मीटर पर सेकंड है, हमको वास्तविक चाल निकालना है तो क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 दूना 180 होता है, तो 90 मीटर पर सेकंड उस व्यक्ति की क्या होगी वास्तविक चाल, यही क्या है हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए इसमें कुछ दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है। अभी क्या है, दर्पण स्थिर है, कि दर्पण स्थित है लेकिन वस्तु गतिमान हो रही थी, लेकिन जो इसका अगला टाइप बनेगा उसमें दर्पण भी गतिमान होगा वस्तु भी गतिमान होगा, तब उस कंडीशन में प्रतिबिंब की चाल क्या होगी, आइए उसको देखते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसी में अब टाइप 2 देखते हैं। अभी क्या था, हमने जो पिछला अभी जो पढ़ा टाइप इसका, कि दर्पण स्थिर होता था लेकिन वस्तु क्या होता, दर्पण की ओर गतिमान होता था। अब क्या होगा, वस्तु भी गतिमान होगी और दर्पण भी हमारा गतिमान होगा, तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा वो चीज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसके लिए आपको फार्मूला बताता हूँ। तो आपको याद रहना चाहिए वी आई इक्वल टू क्या होगा 2Vm माइनस 2Vo। अब इसमें समझने वाली बात क्या होती है कि आई मतलब इमेज होता है, वी मतलब क्या होगा वेग, ये जो होगा प्रतिबिंब की चाल, आई मतलब क्या होगा इमेज होता है तो इमेज को प्रतिबिंब कहते हैं, तो वी आई मतलब प्रतिबिंब की चाल होगा, और एम मतलब मिरर होता है, और वीएम क्या होगा दर्पण की चाल, कि दर्पण को कितना आगे खसका रहा है या पीछे खसका रहा है, तो दर्पण का भी क्या होगा कुछ वेग होगा, और ओ माने होता है ऑब्जेक्ट, तो ये क्या होगा वस्तु की चाल। तो आपको सूत्र याद होगा दोस्तों, वी आई बराबर क्या 2Vm माइनस 2Vo, और तो वी आई क्या होगा प्रतिबिंब की चाल, वीएम क्या होगा दर्पण की चाल, वीओ होगा वस्तु की चाल। और दोस्तों इससे पहले मैंने वाले लेक्चर में क्या चिन्ह परिपाटी बताया था, तो उसको इस सूत्र को अप्लाई करने से पहले वो उसमें तो कुछ पॉइंट होते हैं याद रहने चाहिए, जैसा कि दर्पण के बाईं ओर की दूरी क्या होती है धनात्मक, और दर्पण के दाईं ओर की दूरी क्या होती है ऋणात्मक, ये 2 पॉइंट इसमें यूज होंगे। और बाकी ये फार्मूला कि वी आई प्रतिबिंब की चाल, वीएम दर्पण की चाल, वीओ वस्तु की चाल, ये फार्मूला आपको यूज करना है। तो दोस्तों इसमें 2 केस बनते हैं, अब दोनों केस को मैं डिस्कस करता हूं। तो मान लेते हैं एक वस्तु है, वीओ मतलब क्या वस्तु है, और जिसका वेग कितना मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड है, और ये दर्पण की ओर नहीं बल्कि दर्पण से दूर भाग रहा है, कि दर्पण यहाँ पे रखा हो, देखो दोस्तों मैंने एरो से दर्शाया कि वस्तु की जो चाल है 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन क्या दर्पण के विपरीत दिशा में गतिमान है, और जो वीएम क्या है प्रतिबिंब की चाल, और ये जो दर्पण है दर्पण की चाल विपरीत दिशा में है, यानी दर्पण दाहिनी तरफ गति कर रहा है तो वस्तु क्या बाईं तरफ गति कर रहा है।
तो पूछेगा इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कितना हो, यानी प्रतिबिंब की चाल कितनी दिखेगी, यानी क्या वी आई बराबर क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क, कि दर्पण गतिशील हो गया हमारा, वस्तु गतिशील हुआ और दोनों क्या होगा विपरीत दिशा में ही क्या गतिशील है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये केस फर्स्ट हमारा बनेगा। तो देखते हैं, आइए ज्ञात करते हैं वी आई की वैल्यू कितनी होगी। तो फार्मूला क्या लगाएंगे दोस्तों, वी आई इक्वल टू क्या होगा 2 वी एम माइनस क्या होगा 2 सॉरी वी ओ। आप सबकी वैल्यू रिपोर्ट करते हैं। तो वी ओ तो 10 दिया है और वी एम कितना दिया दोस्तों 2, तो 2 प्लस सॉरी 2 गुणे क्या करेंगे 2 और प्लस का 2 लेंगे दोस्तों, क्योंकि ये दर्पण की दाएं ओर की दूरी है, दाएं ओर की दूरी क्या है धनात्मक, इसलिए प्लस 2 लेंगे और माइनस। अब आपको पता होगा जो दर्पण के सामने वस्तु रखी है और वस्तु बाएं ओर चल रही है, तो बाएं ओर की दूरी क्या होती है ऋणात्मक, तो इसको लेंगे हम -10। अब हल करेंगे 2 दूना 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, तो इसको हल करेंगे तो कितना 14 यानी 14 आ जाएगी प्रतिबिंब की चाल। यानी प्रतिबिंब की चाल पूछ रहा है तो प्रतिबिंब की चाल कितना बताएंगे 14 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा ही क्या होगा आंसर होगा दोस्तों। अब इस देखते हैं इसका दूसरा केस जो होता है, अब भी क्या होगा, वस्तु क्या होगा बाईं तरफ गतिमान है, लेकिन अब की दर्पण क्या होगा, दर्पण अब की बाईं तरफ है, तब क्या दाईं तरफ गतिमान था लेकिन दर्पण अब की क्या है दाईं तरफ गतिमान है, यानी वस्तु की गति और दर्पण की गति क्या है सेम है, यानी एक ही दिशा के अनुदिश गति कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में पूछेगा वी आई कितना हो, यानी प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी दोस्तों। आइए देखते हैं इसको भी। तो हमारा फार्मूला क्या है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। वी आई बराबर क्या होगा दोस्तों 2 वी एम माइनस वी ओ। तो रखते हैं वैल्यू, तो वी एम की वैल्यू कितनी है, वी एम की वैल्यू कितना है, यानी मिरर वेलोसिटी ऑफ मिरर, यानी क्या होगा दर्पण की चाल कितनी 2 है। अब देखते हैं चिन्ह परिपाटी कि दर्पण किधर गतिमान है बाईं ओर, तो बाईं ओर की दूरी क्या होती है दोस्तों ऋणात्मक, तो क्या हो गई -2 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस तो रह गई और दर्पण भी किधर गतिमान है बाईं ओर गतिमान है, तो बाईं ओर की दूरी क्या होती है ऋणात्मक, तो दोस्तों कितना हो जाएगा ये 6 है, तो माइनस की कितना लिखेंगे 6, माइनस क्यों लिया गया क्योंकि ये बाईं ओर गतिमान है। तो दोस्तों इसको कल करें तो -2 दूना 4 ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 6। अब जिसको हल करेंगे तो क्या प्लस का 2 आएगा मीटर प्रति सेकेंड, यानी जो इमेज जो फिसलता हुआ दिखेगा, जो इमेज की चाल होगी दर्पण में वो कितनी हो जाएगी दोस्तों 2 मीटर प्रति सेकेंड। और यही हमारा क्या होता है दोस्तों सही आंसर होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन तभी एनटीपीसी से पूछा गया, एलपी में भी देखने को मिला, ग्रुप डी में तो नहीं पूछा गया, हो सकता है ग्रुप डी में भी देखने को मिल जाए। तो आप इसका पहला टाइप जब दर्पण स्थिर होगा और दूसरा टाइप क्या होगा इसमें जब वस्तु और दर्पण दोनों गतिमान, तो आप इसको अच्छे से 2-3 बार देखिएगा और आप क्या करिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए इसमें कुछ और केस बनते हैं उसको देखते हैं। तो आइए दोस्तों इसमें आज का लास्ट टॉपिक होगा मतलब समतल दर्पण में, और ये जो टॉपिक है प्रतिबिंब की संख्या याद करना। तो दोस्तों इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आइए इसको समझते हैं। तो इसका फार्मूला था प्रतिबिंब की संख्या याद करने के यानी बराबर 360/θ-1 और थीटा क्या होता है 2 समतल दर्पणों के बीच का कोण दोस्तों, और बाकी 360-1 करेंगे। लेकिन आपको ये समझना है ये केस कब लगाएंगे, जब कोई केस ना दिया हो तब सिमेट्रिक केस मानते हैं। तो दोस्तों इसमें 2 प्रकार का केस बनता है, एक असिमेट्री होता है और सिमेट्री होता है। ये सिमेट्री समरूपता कहते हैं और असिमेट्री को असमरूपता। तो पहले अगर कोई केस नहीं दिया रहता तो हम क्या होगा सिमेट्री मान कोई सवाल को हल करेंगे। तो आइए कुछ सवाल इसमें समझते हैं दोस्तों। जैसे कह दिया जाए कि समतल दर्पण के 2 समतल दर्पण, पहले क्वेश्चन समझते हैं दोस्तों, ठीक है, कि यदि 2 समतल दर्पण क्या है एक दूसरे के समांतर रखें तो उनके बीच अगर कोई वस्तु है तो उनमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो उसका उत्तर आता है दोस्तों अनंत, यानी प्रतिबिंबों की संख्या क्यों हो जाएगी अनंत आएगी। आइए क्यों समझते हैं। मान लेते हैं 2 समतल दर्पण है दोस्तों और ये दोनों ही समांतर है, समांतर मतलब समांतर झुकाकर यानी किसी कोण पर नहीं रखेंगे और इसके बीच में कोई वस्तु रख रहे हैं दोस्तों, तो पूछेगा समतल दर्पण में इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो इसके प्रतिबिंब दिखेंगे अनंत। या आप कभी नाई की दुकान पे गए होंगे तो एक समतल दर्पण पीछे लगा होता है एक आगे, यदि वो किसी कोण पर नहीं झुका कर रखें एक दूसरे के आमने सामने रखें तो जब आप उसमें अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो आपको उसमें अनंत प्रतिबिंब दिखाई देंगे, यानी आप गिनती करना चाहें गिनती नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों समझते हैं अनंत कैसे आता है। अब थीटा जब कुछ बनेगा नहीं इसके भी थीटा की वैल्यू कितना लेंगे 0। अब सूत्र लगाएंगे 360/0 -1। अब 0 में किस संख्या से भाग करते हैं तो उसका मान इन्फिनाइट और -1 करेंगे, इसलिए जो उत्तर आता है दोस्तों इन्फिनाइट। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 2 समतल दर्पण के बीच यदि कोई वस्तु क्या हो जाए
बिना किसी कोण पर झुकाकर रख दी जाए तो उसका उस वस्तु का प्रतिबिंब कितने बनेंगे, तो क्या बताएंगे दोस्तों, अनंत बनाएंगे। और अगला क्वेश्चन, इसी में एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। यदि कोई वस्तु दो समतल दर्पणों के बीच 45 डिग्री के कोण पर रखी गई है, या दर्पणों को जो व्यवस्थित किया गया 45 डिग्री के कोण पर रखा गया, तो पूछेगा प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। तो क्या करेंगे, n बराबर 360 बटे में थीटा -1 लगा देंगे। तो थीटा की वैल्यू दोस्तों इसमें कितना है, 45। अब इसको जब हल किया जाएगा दोस्तों कितना आएगा, ये 45 दूना 90 9 चौक 36, यानी अगर भाग किया जाएगा तो 8 बार जाएगा दोस्तों। तो 8 -1 करें कितना आएगा, ये 7। और 7 इस सवाल का क्या होगा सही आंसर, जब कोई वस्तु 45 डिग्री या दो समतल दर्पण एक दूसरे 45 डिग्री पे कोण पर रखे जाए तो उसमें प्रतिबिंब कितने बनेंगे, 7। तो दोस्तों जब कोई कंडीशन नहीं रहेगा तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे। और आपको ये क्वेश्चन याद रहना चाहिए, अनंत क्यों बनते हैं आप तुरंत लेते, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि समांतर रहेगा तो कोण बनेगा नहीं, तो इसलिए थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे। तो जब भाग करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनाइट, और ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसमें एक एक सवाल में सिमेट्रिक और असिमेट्रिक के बारे में बता देता हूं। तो आइए दोस्तों, प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने में मैंने बताया दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक सिमेट्रिक केस होता है यानी समरूपता, दूसरा असिमेट्रिक केस यानी असमरूपता। तो उसके लिए प्रतिबिंब कैसे ज्ञात करें, सिमेट्री मतलब ये समझ सकते हैं कि जब दो प्रतिबिंब के आकार क्या होंगे, बराबर होंगे। और असमरूपता मतलब जब दो दर्पण के आकार क्या होंगे, बराबर, समरूपता केस होगा। अब जो दर्पण के आकार, जब दो दर्पण लेंगे उनके आकार क्या हो जाए, असमान, तो वो क्या होगा, असमरूपता यानी असिमेट्रिक आएगा। तो दोस्तों उसके लिए कुछ केस होते हैं, इसको याद करते हैं। यदि सिमेट्री फिगर या समरूपता वाला है तो उसके लिए क्या होगा, थीटा बराबर 360 बटे में n बराबर 360 बटे में थीटा -1, और n की वैल्यू विषम आ जाए या सम, यानी दोनों ही क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। लेकिन असिमेट्रिक फिगर में सूत्र तो दोनों लगा देंगे, 360 बटे में थीटा, या लगा दें n बराबर 360 थीटा बटे में, और थीटा माइनस क्या करेंगे 1। और जो n होगा प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या हमेशा क्या होगी, विषम, यानी असिमेट्रिक फिगर में आपको ध्यान देने का सवाल में कहा गया, तो जो प्रतिबिंब की संख्या है कि हमेशा सम कभी नहीं आ सकती है, हमेशा क्या आएगा, विषम। अगर विषम आ रहा है तभी हमारा सवाल सही होगा। और विषम कैसे ज्ञात करेंगे, या तो इस वाले सूत्र रखने पर विषम आ जाए तब सही मान लेंगे, अगर इस पे विषम नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, 360 बटे में थीटा -1 पे क्या रखकर हल करेंगे। अगर इस पे विषम आ जाएगा तो जिसपे विषम आ जाए वही वाला फार्मूला यूज करेंगे। इसलिए इसमें और मतलब या तो इसको लगा देंगे या तो इसको लगाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमेशा जो आंसर आएगा विषम संख्या होगी, जैसे 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, सम संख्या कभी नहीं आएगी। तो आइए एक एग्जाम्पल करते हैं। तो सिमेट्रिक फिगर में देखते हैं सम या विषम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगा देंगे n बराबर 360 बटे में थीटा की वैल्यू 40 दी रखी है, और माइनस क्या करेंगे 1, तो इसको हल करेंगे कितना, 9 चौक 36, तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना होगा दोस्तों, 8, यानी प्रतिबिंबों की संख्या 8 आ रहा। आप देखो सम आ गया तब भी सही है, विषम आएगा तब भी सही मानेंगे, तो वो ऑप्शन के अनुसार हम काम करेंगे। 10 की वैल्यू कितनी आ गई, 8, यही सवाल का आंसर होगा। और दोस्तों इसमें लगाते हैं, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 360 बटे में थीटा, और यार थीटा का मान कितना रखे हैं दोस्तों हम, 40, तो थीटा का मान कितना रखेंगे, 40 रखेंगे, तो 9 चौक कितना होगा 36। तो देखो पहली बार में हमको विषम संख्या मिल गई, यानी क्या होगा, प्रतिबिंब की संख्या 9 आएगी। या तो इसको हम अप्लाई करते हैं, तो इसको यदि अप्लाई करते तो क्या होगा, 360 बटे में थीटा यानी 40 -1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। 9 में से 1 जाएगा 8, तो 8 वाला क्या होगा, गलत माना जाएगा। क्यों गलत माना जाएगा, क्योंकि जो हमेशा इसमें आंसर आएगा विषम आएगा, इसलिए 8 को नहीं लेकर बल्कि क्या पहला ही फार्मूला लगा के जिसमें हमको विषम संख्या मिल जाए। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, अगर असिमेट्रिक फिगर कह रहा है तो प्रतिबिंब संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 9 हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये समतल दर्पण के जितने भी पॉइंट बनते हैं मैंने आपको समझाया और अच्छी तरह इसको सिद्ध करके बताया। और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो क्या करिए, 1-2 बार कमेंट करिएगा, या आपको ऐसा कोई क्वेश्चन लगे कि सर मतलब क्या और कुछ हो सकता था या इसका सोल्यूशन पूछे, तो आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस यही इतना ही। अभी इसमें क्या पढ़ेंगे हम, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, पूरी विशेषता और प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह का वीडियो आप तक सबसे पहले बने। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।